स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मादा युग्मक का निर्माण होना, मादा युग्मक जो होते हैं उसमें जो निर्माण होना या गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं और एक मादा युग्मक होते हैं। तो मादा युग्मक का निर्माण होना मतलब मादा युग्मक का विकास होना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अर्धस्तरी कोशिका क्या होता है। अर्धस्तरी कोशिका के बारे में अब समझेंगे। तो बीजांडकाय, जो बीजांडकाय के अंदर एक अर्धस्तरी कोशिका पाई जाती है। तो बीजांडकाय क्या है? कल बताया गया था कि बीजांड का मध्य भाग, बीजांड के बीचों बीच का भाग क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। तो कल के वीडियो में बताया गया था कि बीजांडकाय की परिभाषा और बीजांडकाय का पूरा भाग किस ऊतक का बना होता है, कल के वीडियो में बताया गया। आप सभी विद्यार्थी यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अर्धस्तरी कोशिका क्या है? तो बीजांडकाय के अंदर एक अर्धस्तरी कोशिका पाई जाती है। अर्धस्तरी कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो अर्धस्तरी कोशिका होती हैं वह कितने कोशिकाओं में विभाजित करती हैं? 2 कोशिकाओं का क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। पहला का नाम है भित्ति कोशिका होता है और दूसरा का नाम जो है बीजाणु जनन कोशिका होता है। अब भित्ति कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसके अंदर भित्ति कोशिका में कोई विकास नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन किस में होता है? तो बीजाणु जनन कोशिका में होता है। तो आप सभी विद्यार्थी से विशेष में याद रखिएगा कि भित्ति कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन कोशिका क्या है। तो बीजाणु जनन कोशिका क्या है? तो बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए मात्र कोशिका के तरह कार्य करने लगती हैं। बीजाणु जनन जो कोशिका होते हैं उन्हें बिना विभाजन किए मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। क्या? बीजाणु जनन कोशिका जो होता है वो क्या है? मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। तो मात्र कोशिका क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो पहले इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यह एनसीईआरटी किताब से आपको परिभाषा बताया जा रहा है। तो मात्र कोशिका क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे कि मात्र कोशिका क्या होता है। तो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो मात्र कोशिका होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर के 4 कोशिकाएं बना लेती हैं। तो एक कोशिका जो है विभाजित होता है और 4 कोशिकाओं में क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। तो मात्र कोशिका भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मात्र कोशिका जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रप्रसु कोशिका के प्रकार। प्रप्रसु कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रप्रसु कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा का नाम है कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका क्या है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका,
प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या है? यह कोशिका लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं का समूह बना लेती है। मतलब प्राथमिक जो भित्ति कोशिका होता है वह लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं का क्या बना लेता है? समूह बना लेता है। तो यह निम्न स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। पहला बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा जो है टेपिटम। ध्यान दीजिएगा क्या है? टेपिटम। तो अब बाह्य स्तर क्या होते हैं, अब यह चित्र से समझेंगे। अब यहाँ पे जो देखेंगे ध्यान से, यह जो है बाहर एक स्तर है, यह बाह्य स्तर है, और यह बीच में जो है मध्य स्तर है, और यह जो है टेपिटम है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या है? यह कोशिका लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं का क्या किया है? समूह बना लेती है, और ये निम्न स्तरों में विभाजित होती हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। अब बाह्य स्तर क्या है? तो सबसे बाहरी एक कोशिकी, देखिए यहाँ पर सबसे बाहरी एक कोशिकी जो रेड में दिखाई दे रहा है, वह एक कोशिकी एक परती, मतलब एक परत की संरचना होती है। बाह्य जो स्तर होते हैं वह क्या है? सबसे बाहरी एक कोशिकी और एक परती संरचना को बाह्य स्तर कहा जाता है, और इसका कार्य जो है सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के, वह क्या है? बाह्य स्तर है। इसमें कितने परत होते हैं? तो इसमें एक परत होते हैं। मध्य स्तर में देखेंगे कि दो या दो से अधिक, यहाँ देखेंगे दो या दो से अधिक परती संरचना वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य स्तर कहा जाता है। यह कल्प अल्पकालीन होता है, परिपक्व होने के बाद ये क्या होगा? नष्ट हो जाता है। तो यह जो है बीच में जो देख रहा है, इसमें दो या दो से क्या है? अधिक परत है, और यह जो है अल्पकालीन होता है, परिपक्व होने के बाद यह नष्ट हो जाता है। और टेपिटम का कार्य क्या है? कि इसका कार्य विकसित होकर के पराग कणों का पोषण प्रदान करना होता है। तो अब जो है आप सभी विद्यार्थी चित्र को पहले बना लीजिए या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद से एक एक बारे में आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बाह्य स्तर के बारे में बताया गया है कि सबसे बाहरी एक कोश की एक परती संरचना को क्या कहते हैं? बाह्य स्तर कहा जाता है, और इसका जो कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना है। तो अब जो बाह्य स्तर आपको चित्र में हम दिखाए हैं, जो कितने परत थे? तो एक परत थे, और जो इसका कार्य क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो अब हम लोग समझेंगे मध्य स्तर। मध्य मतलब बीच में कितने परत थे? तो दो या दो से अधिक परत हैं, जो क्या कहते हैं? अल्पकालीन होते हैं, और परिपक्व होने के बाद वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये लिख लेंगे दो या, यहाँ लिख लीजिए दो या दो से अधिक, दो या क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक तीन परती संरचना वाले भाग को मध्य स्तर कहा जाता है। यह अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन मतलब यह बहुत कम समय तक होता है। ये परिपक्व होने के बाद ये क्या होगा? नष्ट हो जाता है। जब इसका पूरा जो समय खत्म होगा, जब भी समय इसका पूरा परिपक्व हो जाता है, तो यह क्या होते हैं? मध्य स्तर जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेपिटम। टेपिटम क्या है? तो टेपिटम का कार्य होता है कि यह विकसित होकर के हो रहे परागकणों को पोषण को क्या करता है? प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, टेपिटम। टेपिटम क्या है? तो इसका कार्य विकसित हो रहे परागकणों का पोषण प्रदान करना होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह टेपिटम है, और यह क्या करता है? परागकणों को पोषण प्रदान करता है। और यह जो बाहरी स्तर जो देख रहे हैं, इसका नाम बाह्य स्तर, और यह जो है मध्य स्तर होता है। तो चित्र को आप सभी विद्यार्थी शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, और इस चित्र को अपने कॉपी में ज़रूर बनाइए, परिभाषा को नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण।
परागकण क्या होता है। तो परागकण का पराग कोश से निकल कर वर्तिकार्क पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो परागण क्या है? जो परागकण होते हैं पराग कोश से निकल करके कहाँ पे पहुंचते हैं? वर्तिकार्क पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण की क्रिया दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है और दूसरा जो है क्या है? पर परागण होता है। तो परागण का अर्थ आप सभी विद्यार्थी पहले ध्यान दीजिए, समझिए कि जो पराग कण होते हैं वो पराग कोश से निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं? वर्तिका पर पहुँचते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पराग कण कहा जाता है। और पराग कण की क्रिया जो है दो प्रकार की होती हैं, स्वपरागण और दूसरा जो है पर परागण होता है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल के वीडियो में स्वपरागण और पर परागण के बारे में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप देखना न भूलिए, यह प्रतिदिन अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।